नाज़रीन, इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा है। जंग शुरू होने के बाद फ़लस्तीन की जानिब से पहला बड़ा हमला कर दिया गया है और बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल फायर किए गए हैं। एक एक कोने में जाकर उन्होंने बड़े धमाके किए हैं। पूरी तरह से लरज उठा है इसराइल। जो जंग उन्होंने गजा के दरवाजे पर लेकर गए थे, जो फ़लस्तीनियों पर मुसलत की थी, आज इसराइल के एक एक दरवाजे तक पहुंच रही है। वो जो गजा में बमबारी देखकर खुश होते थे, आज उन तक जब मिसाइल पहुंच रहे हैं तो उनको अंदाजा हो रहा है कि जंग में किस तरह की सूरत हाल होती है। जब उनकी जिंदगियां खतरे में आ जाती हैं तो फिर क्या बीतती है। इसके अलावा स्नाइपर जो है, फ़लस्तीनी स्नाइपर्स, ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जिस तरह से फ़लस्तीनी स्नाइपर्स ने बाजी पलटी है वो भी आपको बताएंगे। और जनाब, बिल्डिंग्स की बिल्डिंग जिसमें इसराइली फौजी मौजूद होते हैं, पहले लालच देकर उनको बिल्डिंग्स में बुलाया जाता है और फिर पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी जाती है। और यहया समार जो कि सबसे बड़ा कमांडर है, जो कि इस पूरी जंग का ब्रेन है और इसराइल के लिए मोस्ट वांटेड है, सबसे ज्यादा वांटेड है यहया समार। और पूरी जो जंग है उसमें अगर किसी का किरदार है तो वो यहया समार है। आज खुद उसको बजाते खुद उसको मैदान जंग में देखा गया है अपने सिपाहियों के साथ लड़ते हुए। इसके अलावा रशियन इंटेलिजेंस ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और बताया है कि उनकी पोजीशन क्या है इसराइली आर्मी को, और फ़लस्तीन को अहम मदद इस वक्त रशियन इंटेलिजेंस फराम कर रही है। वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये जंग की फैसला कुन घड़ी है, ये फ़लस्तीन की तारीख की फैसला कुन जंग है जिसमें या तो फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत के तौर पर कायम होना है या फिर खुदा न खास्ता हमेशा हमेशा के लिए सफ़ा हस्ती से मिट जाना है। तो इसराइल की इस वक्त पूरी कोशिश है कि अवाम की तवज्जो इस जंग से हटाई जाए, लेकिन अवाम सही मानों में फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ रहे हैं। अब सबसे पहले गजा का जो फौजी महाज है उस हवाले से आपको अपडेट कर देते हैं कि किस तरह से घात लगाए जा रहे हैं। जो फ़लस्तीनी मज़ामती तहरीक है वो एक्सपर्ट साबित हुई है, यानी पूरी दुनिया में उसको एज अ जंगी टेक्निक पढ़ाया जाने लगा है। जिस तरह से वो एम्बुश लगा रहे हैं और इनके लिए मौत का सबब बन रहे हैं, यानी मौत के घाट जिस तरह से उनको उतारा जा रहा है घात लगाकर, वो बहुत ही अहम है। और इस वक्त जो बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, सबसे बड़े जो वाक़यात हैं एक एक आपके साथ शेयर करते हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में घात लगाकर जनाब उनको फंसाया गया और फिर बहुत सारे सोल्जर्स को एक ही हमले में उड़ा के रख दिया गया। और वहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि हर तरफ सदाएं थी, अल्लाह अकबर की सदाएं जो हैं वहाँ पर सुनी गई। यानी जिस तरह से उन्होंने अटैक किया तो सोचिए कि वहाँ पर क्या माहौल होगा जब पूरा जो इलाका था वो सदाओं से गूंज रहा था। इसके अलावा जनाब उनका एक ड्रोन उड़ा के रख दिया है। ये आप स्क्रीन पर देखिए कि ड्रोन जो अंदर आया था हमला करने के लिए या इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसको शॉट डाउन किया गया है। फिर स्नाइपर्स आप देखिए कि स्नाइपर्स अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं और ऊंची पोजीशन पर उन्होंने अपनी जो है वो संभाल रखे हैं मोर्चे। और जो इनके सिपाही हैं, जो इनके सोल्जर्स हैं इसराइली, उनके लिए वो मौत का सामान साबित हो रहे हैं। बहुत सारे जो सिपाही हैं इसराइल के, उनको स्नाइपर्स, फ़लस्तीनी स्नाइपर्स ने मार गिराया है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो मिसाइल अटैक एट सेंटर ऑफ गाजा ऑन इसराइली सोल्जर्स। अब मैं जो तमाम बड़े हमले हुए हैं इस वक्त जिसमें ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, एक एक की डिटेल आपके सामने रख रहा हूं। इसमें आप देखिएगा कि मज़ामती तहरीक किस तरह के वैरायटी ऑफ वेपन्स इस्तेमाल कर रही है। अब ये सेंटर ऑफ गाजा, ये सला स्ट्रीट है जहां पर इनकी प्रेजेंस है। एक तरफ से ये गए थे और दूसरी तरफ जो साहिल समंदर है यहां पर इन्होंने प्रेजेंस रखी है। तो जो सेंटर ऑफ गाजा है यहां पर जनाब उन्होंने मिसाइल के साथ हमला किया, जो इनकी गैदरिंग थी, और उसमें बहुत ज्यादा फौजी जो है इनके हलाक हुए हैं। फिर आप देखिए कि ब्लू अप टैंक्स विद शुआत शेल्स, उनके बहुत सारे टैंक्स जो है उन्होंने ये इन शुआत शेल्स के साथ तबाह किया है। फिर आप देखिए कि व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स विद टेंडम शेल्स। अब वैरायटी ऑफ वेपन्स की चेक करिएगा तो उनकी जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, यानी बहुत बड़ी तादाद में उनको टेंडम शेल्स के साथ, और उनके बहुत सारे टैंक्स जो हैं उनको उड़ा के रख दिया है। और 400 के करीब जो इनके टैंक्स हैं वो तबाह हो चुके हैं, 400 करीब। ये मैं टोटल आपको बता रहा हूँ, इससे पहले 49 डेज के भी मिलाकर और अभी जब आज से जंग शुरू हुई है तो टोटल तादाद 400 के करीब पहुंच चुकी है। फिर जनाब यहया समार के हवाले से आपको बताते हैं। यहया समार
इस जंग का सबसे बड़ी शख्सियत साबित हुई है। ये वो शख्स है जो 15 साल इसराइल की जेल में रहा, जिसको इसराइल ने पूरी कोशिश की कि अपने साथ मिला लिया जाए, लेकिन ना ही ये झुका, ना ही ये बिका, और इसने बिल्कुल गद्दारी नहीं की फ़लस्तीन के साथ, और ये खड़ा रहा, और इसका ये ईमान था कि मैं इनकी कैद से रिहा हो जाऊंगा, और ये एट द एंड उनकी कैद से रिहा हुआ। और इस वक्त पूरी जो जंग देख रहे हैं, जिसने नक्शा पलट के रख दिया है, जो फ़लस्तीन को अपर हैंड पर ले आया है, जो फ़लस्तीन की आज़ादी को इंतहाई करीब ले आया है, वो सिर्फ याह्या संवार है। तो आज ये रिपोर्ट सामने आई है कि याह्या संवार को खुद बैटल फील्ड में देखा गया है, खुद हथियार उठाए उसे लड़ते हुए देखा गया, अपने जवानों के साथ देखा गया। तो ये बहादुरी है और ये उनकी ताकत है मज़ामती तहरीक के कि उनके लीडर खुद फ्रंट फुट पर आकर लड़ते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि वायलेंट क्लैशेस एट रंतीसी हॉस्पिटल, इस वक्त स्ट्रीट टू स्ट्रीट जो है वो फाइट जारी है। वायलेंट क्लैशेस, बहुत ही खतरनाक जो क्लैशेस आपस में हो रहे हैं, जब आमने सामने आप राइफल्स के साथ, बंदूकों के साथ आमने सामने लड़ रहे हैं। इस वक्त इस तरह की स्ट्रीट टू स्ट्रीट जो है वो लड़ाई जारी है। इसके अलावा आप देखिए कि होल बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड हैविंग इसराइली सोल्जर्स, कि एक बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे इसराइली सोल्जर्स मौजूद थे, उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। अब ये जो टैक्टिक यहां पर इस्तेमाल की जा रही है, पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये ट्रैप होता है। उनको एक ऐसा लालच दिया जाता है कि इस बिल्डिंग में शायद मज़ामती तहरीक के फाइटर्स हो सकते हैं, तो उनको बड़े हिकमत अमली के साथ उस बिल्डिंग में बुलाया जाता है। जब वो सारे उस बिल्डिंग में आ जाते हैं तो फिर उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया जाता है। यानी ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि बिल्डिंग को अगर फौजियों के बगैर चेक किया जाए कि इसमें कोई है या नहीं, उसका तो कोई तरीका नहीं। आपको खुद अंदर जाना पड़ेगा। तो खुद अंदर जब वो जाते हैं तो पूरी बिल्डिंग को वो उड़ा देते हैं। इसके अलावा तिल अवीव पर जो सबसे बड़े हमले हुए हैं, जंग शुरू होने के बाद अभी कुछ देर पहले दारुल हुकूमत तिल अवीव पर बहुत बड़े हमले किए गए हैं। पूरी तरह से लरज उठा है इसराइल, धमाकों की गूंज सुनी गई है हर तरफ। खुद इसराइली मीडिया इस बात को तस्लीम कर रहा है कि इसने हिला के रख दिया है। शुक द बम्बार्डमेंट शुक द तिल अवीव, यानी उसने हिला के रख दिया। ऐसा लगा कि कोई जलजला आ गया हो, जमीन लरज के रह गई, जिस तरह के हमले तिल अवीव पर किए गए। सबसे पहले मज़ामती तहरीक ने यह क्लेम किया कि हमने लार्ज मिसाइल जो हैं वो फायर किए हैं तिल अवीव की जानिब, और उसमें खुद इसराइली मीडिया ने फिर रिपोर्ट किया कि उनका कितना नुकसान हुआ है। और ये आप देखिए कि इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 12 बहुत बड़े धमाके सुने गए हैं तिल अवीव में। 12 धमाके, ये कोई मामूली चीज नहीं है। तिल अवीव पर आप देखिए कि आयरन डोम, मतलब सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी एयर डिफेंस उन्होंने वहां पर लगा रखा है। तो ऐसा नहीं होता कि एक साथ 12 धमाके सुने गए। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक आध मिसाइल वहां पर आकर गिरे, लेकिन यहां पर एक साथ 12 धमाके हुए हैं। तो बहुत बड़ा, और वो कह रहे हैं जोरदार धमाके थे, और खुद कह रहे हैं कि उसने हिला के रख दिया तिल अवीव को, पूरा इसराइल लरज उठा। तो इस तरह के धमाके थे, तो कितना नुकसान हुआ होगा। इसके अलावा आप उनकी एक और स्टेटमेंट देखिए कि वी फायर अ लार्ज साल्वो ऑफ मिसाइल एंड आयरन डोम ट्राइंग टू कन्फ्रंट। अब ये साल्वो मिसाइल क्या होते हैं? ये एक प्रोसेस को बेसिकली कहते हैं, जब आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मिसाइल या रॉकेट्स फायर करते हैं तो उसको साल्वो मिसाइल बोला जाता है। यानी साल्वो बेसिकली बहुत कम वक्त में, थोड़े से वक्त में बहुत ज्यादा रॉकेट्स फायर करने को कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी तादाद में ये फायर किए हैं, और आयरन डोम बेचारा जो है वो अब कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तंज कर रहे हैं कि वो उसके सामने बिल्कुल नकारा हो गया है। फिर आप देखिए कि एक एक शहर को, एक एक टाउन को निशाना बनाया जा रहा है। जहां जहां पर इनकी मिलिट्री सेटलमेंट्स हैं, जहां पर टारगेट्स हैं, उनको किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। और यह नाजरीन इनकी ताकत का मुंह बोलता सबूत है। आपने 49 डेज उनके साथ जंग की, आप उनकी नस्लें मिटाने के लिए गए, आपने कहा हम उनको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, लेकिन अब वो आपके एक एक शहर को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उनकी 1% भी ताकत को तोड़ नहीं सके। यानी कम से कम आप इतना ही कर लेते कि उनकी गजा के बाहर यूं मिसाइल फायर करने की जो कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म कर लेते। तो अगर वो एक एक सिटी को, और ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत को निशाना बना रहे हैं, तो इसका मतलब है पूरी ताकत के साथ कायम है। और अब वो नए और लॉन्ग रेंज जो मिसाइल हैं जिसको आयरन डोम नकारा नहीं बना सकता, उसके साथ वो हमला कर रहे हैं। तो ये आप देखिए कि अशोद और हशफिला, ये जो इलाके हैं, इन पर बिग अटैक्स किए गए हैं मिसाइल के साथ। फिर किसीफोम, ये भी सेटलमेंट है गजा के साथ, आप मैप पर देख लीजिए। यहाँ पर विद वॉले ऑफ 107 कैलिबर रॉकेट्स, ये डिफरेंट वेपन के साथ इन्होंने
किसी फॉर्म पर अटैक किया। फिर जो रायम मिलिट्री बेस है, रायम का जो अहम तरीन फौजी अड्डा है, उसको अटैक किया गया है विद मिसाइल बैराज, यानी बहुत बड़े मिसाइल जो हैं उन्होंने इस फौजी अड्डे पर दागे हैं। और अभी इससे पहले हमने आपको रिपोर्ट किया था कि सिदरोत में एक मिलिट्री अड्डे को निशाना बनाया गया जिसमें कैप्टन साहब जो हैं वो खाना तनावल फरमा रहे थे, और अभी उन्होंने खाना शुरू ही किया था कि उन पर आकर डायरेक्ट जो है वो मिसाइल गिरा और वो वहीं हलाक हो गए। इसके अलावा नतीवोत का जो एरिया है ये भी गजा के साथ है, इसको मिसाइल्स के साथ निशाना बनाया गया है। तो इस तरह अगर हम अंदाजा लगाएं, जो पूरी चीजें हमने आपके सामने रिपोर्ट की हैं, तो इससे क्लियरली पता चलता है कि इतने कम टाइम में उन्होंने शायद 500 से भी ज्यादा जो मिसाइल हैं उन्होंने फायर किए हैं, और एक एक सिटी को वो निशाना बना रहे हैं। ये उनकी ताकत का मुंह बोलता सबूत है कि आप उनकी पावर चेक करिए कि ऑल अराउंड द इसराइल, आपके वो जो साहिल समंदर के साथ सिटीज हैं, उनकी बंदरगाहें, उनको लेकर आपके दारुल हुकूमत से लेकर उनके फौजी अड्डों से लेकर एक एक चीज को वो निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इतने ज्यादा उनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं। तो आज तो पहला दिन था, आज ही आप कह रहे हैं कि आपका दारुल हुकूमत लरज उठा, ये आज पहला दिन था, और पहला भी खत्म नहीं हुआ, उसमें भी चंद घंटे अभी बाकी हैं। तो आप देखिए कि आगे आगे आपके साथ होनी क्या है। खुद इसराइली आर्मी ये रिपोर्ट कर चुकी है कि इस वक्त फलस्तीनी मज़ामती तहरीक के पास बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल आ चुके हैं, जो गजा से लेकर नीचे जो इलाट की बंदरगाह है रेड सी के साथ, इसको भी निशाना बना सकते हैं। तो आप सोचिए कि उन्होंने आगे आपके साथ करनी क्या है। आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि जो 49 डेज उन्होंने वॉर लड़ी है उसमें उन्होंने सिर्फ 5 to 10% अपने इक्विपमेंट, अपना असलिया जो है वो इस्तेमाल किया है, सिर्फ 5 to 10%। उसके बाद देखिए कि 90% अभी बाकी है। तो किस किस तरह के मिसाइल और रॉकेट्स और हथियार आपको देखने को मिलेंगे। अब जरा रशिया के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। रशिया पूरी तरह से साथ खड़ा है, फलस्तीन के बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, उनको हथियार सप्लाई कर रहा है, उनकी आलमी सतह पर मदद कर रहा है, और ये कह चुका है कि फलस्तीनी रियासत को हक हासिल है कि उसे आज़ाद किया जाए, और हर सूरत हम उनके साथ खड़े हैं। अभी जो सबसे बड़ा अमल किया गया है, जो कि एक तरह से डायरेक्टली उनकी इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्टली अब एक तरह से वो इस जंग में शामिल हो गए हैं, वो ये आप खुद सबूत देख लीजिए कि रशियन इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन फराहम की है। इंफॉर्मेशन ही जंग में सबसे बड़ी चीज होती है। तो उनकी जो रशियन इंटेलिजेंस है, उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी है कि सैटेलाइट इमेज के जरिए उन्होंने बताया है कि इनकी पोजीशंस कहां पर हैं, इसराइली आर्मी की पोजीशंस कहां पर हैं, ये रशियन इंटेलिजेंस ने उनको आगाह किया है। और ये भी बताया कि जहां पर वो अर्ली पोजीशंस पर थे आज सुबह या जब उन्होंने हमला किया था, अब वहां से विड्रॉ कर चुके हैं। यानी एक तरफ उन्होंने फौजी पोजीशंस बताई है कि कहां कहां पर ये इनकी आर्मी खड़ी हुई है, दूसरा उनकी नाकामी को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है कि जहां पर ये सुबह खड़े थे या जहां से हमला इन्होंने शुरू किया था, इनको इतनी रेजिस्टेंस हुई है, इतना नुकसान उठाना पड़ा है कि ये उस पोजीशन से विड्रॉ कर गए, पीछे हट गए हैं, यानी बिल्कुल आगे जो है वो एडवांस नहीं कर सके। तो दो बड़े नुकसान उन्होंने इस वक्त इसराइल को पहुंचाए हैं। तो रशियन इंटेलिजेंस अब पूरी तरह से मैदान में है जी। आप जरा एक एक्सपर्ट का बयान आपको सामने रखते हैं और उससे भी आपको मज़ामती तहरीक की पावर का अंदाजा होगा। वो कह रहे हैं कि जो मज़ामती तहरीक है ये फाइंड आउट कर रही है इनकी फोर्सेस को और ढूंढ ढूंढ कर उन पर हमले कर रही है। यानी ये तो काम उलट ही हो गया ना, होना तो ये चाहिए था कि ये इस्राएली फौज इनको ढूंढ ढूंढ कर इन पर हमले करती, तो उनके साथ इतना बुरा हो रहा है, वहां पर इतनी इबरतनाक शिकस्त हो रही है इस बुज़दिल फौज को, जो कि सिर्फ सिविलियंस पर हमले करती है, जो सिर्फ 5 साल बच्चे को मारने की सलाहियत रखती है, उनके स्नाइपर्स उनको मारने की सलाहियत रखते हैं, औरतों को घसीटने की सलाहियत रखते हैं, औरतों को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन असली फाइटर के साथ ये नहीं लड़ सकते। तो अब जब वो अंदर पहुंचे हैं और वो ये साथ भी कह रहा है कि दे हैव नो फोर्टिफाइड प्लेसेस, यानी कि फोर्टिफाइड प्लेसेस होती है महफूज पनाहगाह। वो कह रहे हैं कि एक तो मज़ामती तहरीक इनको ढूंढ ढूंढ कर इन पर हमले कर रही है, और दूसरा इसराइली फौज के लिए गजा के अंदर कोई महफूज पनाहगाह नहीं है, यानी वो अंदर गए तो जान से भी गए, उन पर इतना बुरा वक्त अंदर आया हुआ है, इतना बुरा उनके साथ सलूक हो रहा है। अब जरा आपको इजिप्ट के हवाले से जो प्लान बनाया गया है गजा के लोगों को इजिप्ट में धकेलने का, उस हवाले से अपडेट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने मुख्तसर सा आपको अपडेट किया था, लेकिन इस हवाले से मजीद अब हमारे पास मालूमात आई हैं, लिहाजा आपके साथ शेयर करते हैं। ये जो जंग शुरू की गई है उसमें ये वाला प्लान उनका सबसे टॉप प्रायोरिटी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो मज़ामती तहरीक से तो लड़ नहीं सकते, फौजी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, तो प्लान नाजरीन ये बना है कि किसी तरीके से गजा के लोगों को इजिप्ट में धकेला जाए। जब गजा पूरा खाली हो जाएगा तो शायद
پھر ہم کوئی کامیابی حاصل کریں، اور یہ جو لوگوں کو نکالنا ہے اس کو ہم ایک فوجی برتری کے طور پر دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ ان کا پلان ہے۔ اب یہ پلان تو پہلے دن سے بھی ان کا تھا، اب اس میں تبدیلی کیا آئی ہے وہ تبدیلی میپ پر دکھاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی آپ کو دکھایا تھا لیکن تفصیلات کے ساتھ اب پورا میپ آ چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو پورے غزہ میں نمبرز ہی نمبرز دکھائی دیں گے۔ اب یہ نمبرز کیا ہیں؟ یہ نمبرز ناظرین یہ ہیں کہ پورے غزہ کو آلموسٹ 2300 بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ان کی جو آبادی ہے ان کو 2300 بلاکس میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ہر ایک بلاک کو پریسائزلی ایک نمبر الاٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان شہریوں کو کہا جائے گا، یعنی ہر آبادی کو ایک ایک نمبر ہوگا، تو پھر اس وہاں کے شہریوں کو کہا جائے گا کہ آپ اپنا نمبر نوٹ کر لیں، یعنی اگر آپ خان یونس کی فلاں گلی میں رہتے ہیں تو آپ کا نمبر کیا ہے، تو ہر شہری اس طرح سے اپنا نمبر نوٹ کرے گا۔ پھر اس شہری کو نمبر کے حساب سے ان کو آرڈر کریں گے کہ اس علاقے سے آپ لیو کر جائیں، یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ 32 نمبر والا لیو کرے تو 32 نمبر والے کو پتا ہوگا کہ یہ مجھے آرڈرز آ رہے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر وہ سینٹر سے شروع کرتے ہیں تو سینٹر سے وہ آرڈر کریں گے کہ آپ تھوڑا اگلے ایریا میں موو ہو جائیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ پریسائزلی تھوڑی ڈسپلیسمنٹ کروائیں گے، یعنی سینٹر سے وہ جو غزہ کا سینٹر ہے اس سے خان یونس میں لے آئیں گے، خان یونس سے پھر آگے لے آئیں گے، اور ایٹ دی اینڈ ان سب کو بارڈرز کے پار جو ہے وہ دھکیل دیں گے۔ تو یہ پریسائزلی چھوٹی ڈسپلیسمنٹ کروا کر انہوں نے ایٹ دی اینڈ ان کو ایجپٹ میں دھکیلنا، یہ ان کی کیلکولیشن ہے، یہ ان کا پلان ہے۔ اب یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے جو اوپر ان کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو نیا مضحکہ خیز پلان لے کر آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کن لوگوں سے ٹکر لے رہے ہیں۔ آپ فلسطینیوں کا جذبہ دیکھیے کہ ایک تو انہیں بالکل کلیئرلی پتا ہے جو 49 ڈیز اپنے بچوں کو قربان کرنے کے بعد اپنی فیملیز کو قربان، یعنی ایسا بھی ہوا کہ ایک فیملی کے 30 لوگ شہید ہو گئے اور ان میں سے صرف ایک بچا ہے، اور وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے میری جو فیملی ہے اس کو شہادت نصیب ہوئی۔ وہ ابھی جب معاہدہ ہوا تھا تو وہ فلسطین کے جھنڈے لے کر اپنا جو گھر کا ملبہ تھا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ آپ ان لوگوں سے ٹکر لے رہے ہیں اور انہیں بالکل اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اگر آج ہم یہاں سے نکل گئے تو پھر ہم دوبارہ اپنے وطن میں واپس نہیں آ سکیں گے، اس لیے وہ ساریاں قربانیاں دے کر وہیں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح سے آپ دیکھا کہ جو قیدی رہا ہو کر آئے ہیں ان کا پہلا کیا بیان تھا، انہوں نے کہا کہ نتن یاہو اور بائیڈن ہمیں ڈرا نہیں سکتے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا وطن چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ سجدہ شکر انہوں نے ادا کیا، خوشیاں منائیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو میں تو کہتا ہوں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم ہے۔ آپ یوں دیکھیے کہ فلسطینیوں کے اس جذبے اور استقامت کو دیکھتے ہوئے کہ یار ان پر اتنی بمباری ہوئی، اتنا ظلم انہوں نے برداشت کیا، لیکن یہ استقامت کہاں سے آئی، یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ امریکہ اور یورپ میں وہاں کے لوگوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا کہ قرآن مجید میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے جو ان کو اتنا صبر دیتا ہے، جو ان کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ سامنے اس کا بچہ جو ہے وہ شہید پڑا ہے لیکن وہ پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ یہ ایسی قرآن مجید میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو دھمکیاں لگا کر یہ وہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں، تو ایسا ہوگا نہیں، یہاں پر بھی ان کو عبرتناک شکست ہوگی۔ ایرانی فارن منسٹر کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایران کی جانب سے اہم ترین بیان سامنے آیا ہے اور ایک طرح کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ فی الفور اس کو بند کروایا جائے، یو ایس کو انہوں نے مخاطب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ فی الفور اس کو بند کریں بیفور اٹس ٹو لیٹ۔ تو یہ ایک طرح کا الٹیمیٹم ہے کہ ابھی معاہدہ کیا جائے، ابھی جنگ بندی کی جائے، اگر تم نہیں کرتے تو پھر یہ نہ کہنا کہ بہت دیر ہو گئی۔ تو ایک طرح کا الٹیمیٹم ان کی جانب سے دے دیا گیا، اور پہلے بھی رپورٹ کر چکا ہوں کہ یو ایس کی یہ پکی رپورٹ ہے، ان کی انٹیلیجنس کی یہ رپورٹ ہے کہ ایران حملہ کرے گا ہر صورت میں اسرائیل پر۔ اگر یہ جنگ پرولونگ ہوتی ہے، اگر یہ معاہدے اور سیز فائر کی طرف نہیں آتے تو ایران پوری تیاری کر چکا ہے حملہ کرنے کی، اور اسی لیے جو ایئر کرافٹ ہے یو ایس کا وہ پرشین گلف میں انہوں نے سٹیشن کیا ہوا ہے، ڈپلائی کیا ہوا ہے۔ صرف ایران کے اس حملے کے پیش نظر انہوں نے اپنی جو نیوکلیئر سب مرین ہے وہ مڈل ایسٹ بھیجی ہوئی ہے، صرف ایران کے خطرے کے پیش نظر۔ اب آپ کو تھوڑا سا سویلینز کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ 100 سے زیادہ لوگ اس وقت شہید ہو چکے ہیں۔ صبح سے جو بمباری شروع ہوئی ہے ڈائریکٹلی ریزیڈینشل بلڈنگز کو، جو کیمپس ہیں مہاجرین کے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ نہتے اور جو یہ بزدل فوج ہے یہ صرف نہتے لوگوں پر بمباری کرنا جانتی ہے، اپنی ناکامیاں بمباری کے نیچے چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا نا معاہدے میں
کس طرح سے مزاحمتی تحریک کے چرچے ہو رہے تھے، ان کی فتح کے چرچے پوری دنیا کے میڈیا پر ہو رہے تھے. تو یہ جو ہے نا یہ بمباری کے نیچے اپنی ناکامیاں چھپاتے، اس لیے انہوں نے، کیونکہ جب بمباری ہوتی ہے سویلین شہید ہوتے ہیں تو پوری توجہ میڈیا کی وہاں پر لگ جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ اپنی جو ناکامیاں وہ بمباری تلے چھپا رہے ہیں، لیکن وہ بھی ہم چھپنے نہیں دیں گے. تو اس وقت جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا وہ جبالیہ کیمپ پر ہوا ہے، اور جبالیہ کیمپ پر انہوں نے سموک بامز فائر کیے ہیں. اب یہ سموک جو بامز ہوتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے سفوکیشنز کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے. یعنی یہ اتنی دردناک موت یہ والے بم دیتے ہیں کہ آپ مطلب دم گھٹنے سے آپ کی جان جاتی ہے، آپ آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کر آپ کی جان جاتی ہے. تو یہ وار کرائم سمجھا جاتا ہے. یہ والے بم استعمال کرنا، فاسفورس بم استعمال کرنا جس میں کیمیائی مادہ ہوتا ہے، یہ سب اس کو آپ وار کرائم کہتے ہیں. تو یہ سارے وار کرائم اس وقت اسرائیل نتنیاہو کر رہا ہے غزہ میں، تو انشاءاللہ ان کو بھی ایک دن بھگتنا پڑے گا. اور یہ زمین ویسے ہی انصاف کی سرزمین ہے، اس نے جہاں پر بڑے بڑے فرعون آئے ہیں، لیکن ہر فرعون کا بدلہ اس سرزمین نے لیا ہے اور ہر فرعون کو اس کا انجام دکھایا ہے. تو یہ جو نتنیاہو فرعون بنا ہوا ہے اور عہد حاضر کا ہٹلر بنا ہوا ہے، تو ہٹلر کا بھی انجام چیک کر لیں کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا. یہی کچھ نتنیاہو کے ساتھ ہونا ہے اور حساب کا دن بہت قریب ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.